आ जाओ आगे बढ़े। कैश फ्लो के चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हम अभी तक कैश फ्लो के अंदर क्वेश्चन नंबर 13 तक कर चुके, जहां पे हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश निकालने की कोशिश की थी। कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो निकालने की कोशिश की थी। उसके आगे बढ़ते हैं और थोड़े से केसेस करते हैं। कुछ केसेस इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो आपको करवाने जरूरी है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें आपको परेशान कर सकती हैं, इसलिए इनको मैंने केसेस में डाल दिया। इसके बाद जो क्वेश्चन सब आने वाले हैं वहां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस निकालना होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन पकड़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 14, तो वहां पे आपको दिया गया है रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, और उसके आगे दिया गया है नोट नंबर दिया हुआ है, और सामने दो आइटम है उसके अंदर, एक जनरल रिजर्व, एक प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस। ठीक है जी। अब क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा हुआ आएगा, आप भी मेरे साथ लिखो। ऐसा कुछ लिखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस, ऐसा लिखा रहेगा, और यहाँ 2 साल होंगे, 2018 और 2017, कोई भी 2 साल हो सकते। क्वेश्चन में ऐसा लिखा आएगा, और यहाँ लिखा होगा 2017 में मान लो पहले केस के अंदर 50,000 और यहाँ लिखा होगा 70,000। ठीक है, ये केस 1 है, इसको केस 1 दे देते हैं। मान लो ऐसा दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस दिया हुआ है, और आपके पास 2017 में 50,000 है और 2018 के अंदर 70,000 है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हुए, जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जब इसकी कैलकुलेशन करते हैं, तो सबसे पहला आइटम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आफ्टर एप्रोप्रिएशन। हम सबसे पहला आइटम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस आफ्टर एप्रोप्रिएशन, सबसे पहला अकाउंट लिखते हैं, और फिर उसके अंदर हम इसका बैलेंस ऐड कर देंगे। देखेंगे 70 माइनस 50 कितना आया, 20। हम 20,000 को लेके चलेंगे। ठीक है जी। ये सबसे नॉर्मल केस है, आपने पहले इसकी क्वेश्चंस किए होंगे, आज से पहले 13वें क्वेश्चन तक ये आया होगा, आपने इसके क्वेश्चंस किए होंगे। आ जाओ हम केस नंबर 2 देखते हैं, और क्या हो सकता है। केस नंबर 2 के अंदर मान लो यहाँ पे दिया गया 50,000 और यहाँ सामने दे दिया गया 40,000, यानी 2017 में जो प्रॉफिट था वो 50,000 था, और 2018 के अंदर जो प्रॉफिट हो गया वो 40,000 हुआ। ये वाला केस दिया हुआ। अगर ऐसा आ जाए तो सबसे पहला आइटम जो हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आफ्टर एप्रोप्रिएशन के अंदर, अब कितना आएगा, -10,000। हम लॉस को लेके चलेंगे, -10,000 को लेके चलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, छोटी छोटी सी बातें, लेकिन बहुत बड़ी बन जाती हैं, क्योंकि वो सबसे पहला आइटम है क्वेश्चन का। अगर वहीं से गलती स्टार्ट हुई तो सारा का सारा क्वेश्चन गलत। ठीक है जी। वहां हम क्या लिखेंगे, माइनस का 10,000। आई बात समझ में। आ जाओ आगे देखें, केस नंबर 3 के अंदर, केस नंबर 3 के अंदर और क्या हो सकता है। केस नंबर 3 के अंदर मान लो इस बार ऐसा दिया हुआ है, मान लो ऐसा दिया हुआ है, ये केस 3 है। पहले हमें लॉस था 20,000 पिछले साल, और इस साल हमारे पास प्रॉफिट है 50,000, ऐसा मान लो केस दिया हुआ है। ये वाला केस है, पहले हमें लॉस था 20,000, इस साल हमें प्रॉफिट है 50,000। यहाँ बच्चे अक्सर गलती करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ जो हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर एप्रोप्रिएशन में, यहाँ जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, -70,000। ठीक है जी, क्या आएगा, 70,000। मैं बताता हूँ रीजन, मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। इसका रीजन क्या होगा, देखो इसका रीजन ये है कि पिछले साल 20,000 का लॉस था, इस साल कंपनी ने 50,000 का प्रॉफिट कमाया। इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि कंपनी हैज कवर्ड द लॉस ऑफ 20,000 एंड देन अर्न द प्रॉफिट ऑफ 50,000। और यही आपका 14 क्वेश्चन का केस है, यही आपका 14 क्वेश्चन का केस है। वहां पे हम 70,000 दिखाएंगे, 70,000। ठीक है जी। इसका यही मतलब है कि कंपनी ने पिछला लॉस कवर करते हुए 50,000 का प्रॉफिट कमाया, तो हम वहां 70,000 दिखाएंगे। एक बार बुक को देख लेते हैं, आ जाओ एक बार बुक की इलस्ट्रेशन नंबर 14 देखते हैं क्या कर रही है। एक बार सॉरी, करंट को माइनस कर रहे हैं, तो प्रीवियस से -20, उसमें से माइनस करेंगे करंट वाला
हम करंट में से प्रीवियस को माइनस कर रहे हैं। हम करंट में से प्रीवियस को माइनस कर रहे हैं। आप थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे सर हैं। ठीक है, सर ठीक है। हम करंट में से प्रीवियस को माइनस कर रहे हैं, थोड़ी सी मिस्टेक करके, कोई बात नहीं, हो जाता है। लेकिन यहाँ यही सही किया हमने, बिल्कुल सही। ठीक है जी, इतना ही आएगा आपके पास 7 + 6 13,000। ये बिल्कुल ठीक किया हमने, ऐसा ही होगा। ठीक है जी, आ जाओ। बस ज्यादा नहीं देखना था, इतना ही देखना था। बेसिकली देखा जाए तो मैथमेटिक रूल में देखें तो आप सही बोल रहे हो। हम करंट में से प्रीवियस को माइनस कर रहे हैं, करंट में से प्रीवियस को। तो करंट क्या है 50,000, और हम करंट के अंदर से प्रीवियस को माइनस कर रहे हैं। हम यही कर रहे हैं। ठीक है जी, हर बार हम यही कर रहे हैं, करंट में से प्रीवियस को माइनस कर रहे हैं। ठीक है जी, लेकिन हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, 70,000 क्यों आया, उसके पीछे का बेसिक रीजन ये है दैट कंपनी हैज कवर्ड द लॉस ऑफ 20,000 एंड देन ऑन द प्रॉफिट 50,000। इसलिए वहां हमने क्या लिखा 70,000। ये छोटे छोटे से 3 केस थे रिगार्डिंग प्रॉफिट। हाँ जी, कौन सा? लो लो, फर्स्ट केस में क्या लिखा था मैंने? फर्स्ट केस में यहाँ क्या लिखा था, इधर 50,000, और यहाँ क्या लिखा था? फर्स्ट केस में मैंने लिखा था यहाँ 50,000 है, यहाँ 70,000 है। हम करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस कर रहे हैं, यानी पहले 50 का प्रॉफिट था, अब 70 का हो गया। तो यहाँ कितना आएगा? ये फर्स्ट केस। सेकंड केस में मैंने क्या लिखा था बताओ? यहाँ लिखा था 17 में कितना था? 50 था। और 18 में बिल्कुल सब्जी मंडी वाला हिसाब का करता तुम लोग। 50 और 40 कोई बात, हम करंट में से प्रीवियस को माइनस कर रहे हैं, करंट के अंदर से प्रीवियस को माइनस करते हैं, तो फिर क्या आएगा? ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं है, ये नेट प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन है। कंपनीज अकाउंट के अंदर बैलेंस शीट कैसी बनती है, ये क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिख रहा है। ये क्वेश्चन कंपनी की बैलेंस शीट गिवन है। आप देखो एक कंपनी में बैलेंस शीट कैसी बनती है, जो आज से पहले आपने नहीं बनाई, वो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिख रही है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसा बनता है वो भी आगे आपको दिखेगा। कंपनी का भी एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। ये पार्टनरशिप नहीं है, इट्स अ कंपनी अकाउंट। ये पार्टनरशिप में नहीं, कंपनीज में बनाया जाता है। ये कंपनी के अंदर बनाया जाता है, जहाँ कंपनियां होती है वहां बनाया जाता है। ठीक है जी, तो ये कंपनी का यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं ये कंपनी अकाउंट है। अब हम पार्टनरशिप नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप देखो 14 क्वेश्चन के अंदर दिख रहा है आपको, ऊपर सारी की सारी लायबिलिटीज लिखी है, नीचे सारे एसेट्स लिखे हैं। देख रहे हो 14 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हो? दिस इज द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। आज से पहले नहीं बनाई आपने, अभी आप इसको नहीं सीखोगे। इसको सीखोगे आप जब वो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, जहां मैं आपको इसका फॉर्मेट सिखाऊंगा, बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी कैसे बनती है। इतने आसान तरीके से बनाएंगे कि आपको सारी जिंदगी बैलेंस शीट बनाने में याद नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वो तब की बात है। ये बैलेंस शीट गिवन है, इट्स अ बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी, नॉट फॉर अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की बैलेंस शीट तो वैसी ही बनती है जैसी सोल प्रोप्राइटर की बनती थी, सेम वही जो आपने 11th में बनाई थी। याद है? अभी कितनी बार बैलेंस शीट बनाई आपने? आपने सेकंड चैप्टर में बैलेंस शीट बनाई, सेकंड मीन्स थर्ड चैप्टर आपका चेंज इन पीएसआर। फिर आपने एडमिशन में बैलेंस शीट बनाई, फिर आपने रिटायरमेंट में बैलेंस शीट बनाई ना बैलेंस शीट, बिल्कुल नॉर्मल वैसी ही बनती है। ये कंपनी की बैलेंस शीट है, इट्स अ बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। जब हम कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं तो ऐसे नहीं बनती, इस तरफ लायबिलिटीज इस तरफ असेट्स, वहां ऊपर सारी लायबिलिटीज वो नीचे सारे असेट्स, वो देखो वैसी ही बनी हुई है। लेकिन अभी आप दिमाग पे वजन मत डालना, मैं सिखा दूंगा और इतने अच्छे से सिखा दूंगा आपको जब टाइम आएगा कि आप बिल्कुल प्यार से बैलेंस शीट बना जाओगे। और उसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, जो फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें फॉर्मेट सीखना है बैलेंस शीट का, कि कौन सा आइटम कहाँ पे आएगा, कौन सा आइटम कहाँ लिखा जाएगा, कौन से हेड के अंदर लिखा जाएगा। कोई रट्टाफिकेशन नहीं करने दूंगा मैं आपको। लेकिन फिलहाल आप ये समझो कि जो 14th क्वेश्चन आपके सामने है, जो दिया हुआ है, वो बैलेंस शीट है, इट्स अ बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। ठीक है जी, तो आ जाओ। ये सेकंड केस था और बाकी आते सारे हो गया क्लियर। तीसरा केस हो गया क्लियर। लो, ये छोटे छोटे 3 केस थे, लेकिन जहां भी आपने लिखे वहां एक स्टार लगा दो और 4 लाइन और छोड़ दो। एक चौथा केस भी आएगा, वो तब जब आएगा मैं तब कराऊंगा। आप लिख के केस 4 लिख के जगह छोड़ दो। अब लिखो केस नंबर 4 और जगह छोड़ दो। जब आएगा तब मैं कराऊंगा, नहीं आया तो नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। एक केस लास्ट ईयर था, इस साल मुझे दिखा नहीं इस बुक में,
अगर आया तो मैं आपको कराऊंगा, नहीं आया तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, ठीक है। आ जाओ एक और देखते हैं, आ जाओ। केसेस रिलेटेड टू प्रोविजन फॉर टैक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, 4 या 5 केस है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आओ केस 1 पे चलते हैं। केसेस रिलेटेड टू प्रोविजन फॉर टैक्स। इसमें कहां तरह क्वेश्चन आपको घुमा सकता है, मैंने सब एक जगह इकट्ठा कर दिया है। केसेस रिलेटेड टू प्रोविजन फॉर टैक्स, ये सेकंड टॉपिक आ गया, वो खत्म हो गया प्रॉफिट वाला। अब प्रोविजन फॉर टैक्स का टॉपिक है। आओ चलो, यहां मैंने एक जगह इकट्ठे किए सारे के सारे केस। मैं देखूं मैंने कहा किए हैं। केसेस रिलेटेड टू प्रोविजन फॉर टैक्स। आ जाओ। लो पहला केस लिखते हैं। सबसे पहले केस में आपको ऐसा कुछ लिखा हुआ दिखेगा और दिख भी रहा होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स। और यहां पे 2 साल दिए होंगे, 2017 और 2018, ऐसे करके 2 साल दिए होंगे, या ऐसे भी लिख सकते हैं 18 17, कुछ भी आ सकता है। 18 इस तरफ 17 उस तरफ, कुछ भी आ सकता है, लेकिन मैंने फिलहाल ऐसे लिखा 17 18, ठीक है। आपकी बुक में भी 14 क्वेश्चन में यही केस आने वाला है। यहाँ दिया हुआ है 17 और 18, ठीक है। मान लो यहाँ पे दिया हुआ है 5 लाख और यहाँ दिया हुआ है 7 लाख। एज्यूम कर रहे हैं, एग्जाम्पल है 5 लाख एंड 7 लाख। और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर नो अदर इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, पहला केस है, दिमाग खोल के करना। अभी इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस पे आपके पूरे 6 नंबर टिके हैं इस वाली बात जब करने वाले हैं। 4-5 केसेस करने होते हैं इसके अंदर। पहले आप कर चुके प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा आप कर रहे हो, तीसरा करोगे डेप्रिसिएशन, चौथा करोगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, 5वां इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और खत्म चैप्टर। मैं दूसरा काम करवा रहा हूं आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट काम, ठीक है। जितने भी केसेस आपकी बुक में है, आपकी टीएस ग्रेवाल की या पिछले 10 साल में पेपर में आए हैं, वो सब इसमें आ जाते हैं। आपको कोई और किताब छांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार जब हम केस कर लेते हैं तो सारा कुछ आ जाता है, ठीक है जी। तो ऐसा केस है, प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है, एक करंट ईयर का है, एक प्रीवियस ईयर का है और नीचे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 14 में देख पा रहे होंगे। आपको क्वेश्चन नंबर 14 अगर आप खोलते हो, बुक का 14 क्वेश्चन एक बार आप खोल के देखो, यहाँ पे कहीं दिया हुआ है, देखो दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स, देखना गौर से। 14 में नहीं है, नहीं वो तो ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स देखो कहीं है, कौन से वाले में? 9th क्वेश्चन में है ना। हाँ, ऐसा 9th क्वेश्चन में था। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो आपके पास था प्रोविजन फॉर टैक्स, नहीं वो नहीं है, 9th में भी नहीं है। जहाँ 2 बार दिया हो, करंट ईयर का भी और प्रीवियस ईयर का भी, वो देखो। जहाँ करंट ईयर भी हो और प्रीवियस ईयर भी हो, ऐसा क्वेश्चन ढूंढो। So 37 question. 37 पे पर्टिकुलर यही है, प्रोविजन भी है। बहुत दूर चले गए, बताओ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, देखो क्वेश्चन नंबर 15 देखो प्लीज गौर से। और 15 क्वेश्चन के अंदर अगला वाला पेज देखो, जहां पे नोट्स टू अकाउंट दिए हुए हैं, वहां लिखा है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, उसके अंदर लिखा है प्रोविजन फॉर टैक्स। करंट ईयर का दिया हुआ है 75,000 और प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है 70,000 एंड देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन। नीचे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप देख रहे हो। ऐसा वाला केस करवा रहा हूं, दिस इज द फर्स्ट केस। ये देखो आपके सामने, ये रहा आपके सामने, यहाँ पे ये फर्स्ट केस है, जहां एक टैक्स दिया हुआ है प्रीवियस ईयर का, एक दिया हुआ है करंट ईयर का एंड नो अदर इन्फॉर्मेशन। ये वाला केस है पहला। क्वेश्चन नंबर 15 में कुछ ऐसा ही दिया है, बस फिगर डिफरेंट है, ठीक है जी। केस यही है। अब देखो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, सुनो मेरी बात, आपको अच्छे से मालूम है। जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन।
उसमें हम प्लस करते हैं। पता है क्या प्लस करते हैं? सबसे पहले प्लस करते हैं, बोलो ना क्या प्लस करते हैं? ट्रांसफर टू रिजर्व। फिर हम पता है क्या प्लस करते हैं? फिर हम प्लस करते हैं इंटरम डिविडेंड पेड। फिर मालूम हम क्या प्लस करते हैं? हम प्लस करते हैं प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर। मालूम है फिर हम क्या प्लस करते हैं? हम प्लस करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर। और मालूम है हम क्या माइनस करते हैं? अगर कुछ है तो। और ये सब कुछ करने के बाद जो निकल के आता है उसे हम कहते हैं नेट प्रॉफिट। याद करो मैंने आपको समझाया था, ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वही है जो हम 11th क्लास में निकालते थे। 11th क्लास में टैक्सेशन नहीं थी, हमने कभी टैक्स नहीं काटा। और याद करो सारे के सारे, वो पूरा चैप्टर याद कर लो आप, हमने कहीं टैक्स नाम की चीज नहीं काटी। हमें मालूम ही नहीं टैक्स होता क्या है, हमने नाम सुना ही नहीं था टैक्स का। जितने भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट हमने बनाए वो सब के सब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स थे, ठीक है जी। लेकिन जब हम कंपनी का अकाउंट बनाते हैं और नेट प्रॉफिट निकालने के बाद, प्रॉफिट एंड लॉस में से नेट प्रॉफिट निकालने के बाद हम बहुत सारी चेंजेस करते हैं, इसके बाद भी एप्रोप्रिएशन बनता है। लेकिन पार्टनरशिप का एप्रोप्रिएशन और कंपनी के एप्रोप्रिएशन में फर्क है। पार्टनरशिप के एप्रोप्रिएशन में हम पार्टनर्स को सैलरी देते हैं, पार्टनर्स को आईओसी देते हैं, पार्टनर्स को बहुत कुछ देते हैं, ठीक है जी। क्या है कहा? प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, ठीक है। प्रीवियस ईयर मैंने जब हम प्रपोज डिविडेंड होता है पिछले साल का पे करते हैं, इस साल का प्रपोज तो अगले साल में पे करेंगे, ठीक है जी। तो लो, जब हम कंपनी का एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो वो पार्टनरशिप से थोड़ा डिफरेंट है। पार्टनरशिप के अंदर आता है एप्रोप्रिएशन के अंदर 5 आइटम, आपको अच्छे से मालूम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, और फिर नीचे क्या आ जाता है वहां पर जनरल रिजर्व अगर कुछ भेज दिया, और बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर टू, और इस तरफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बस यही आता है ना। लेकिन कंपनी के एप्रोप्रिएशन के अंदर हम कुछ पैसा डिविडेंड में डाल देते हैं, कुछ पैसा रिजर्व में डाल देते हैं, बचा हुआ प्रॉफिट बैलेंस शीट में चला जाता है अगर डिस्ट्रीब्यूट ना किया जाए, और ये सारी बातें होती हैं। तो दोबारा से जो प्रॉफिट हमने जगह जगह पे बांटा, जहां जहां भी हमने प्रॉफिट को भेजा, उस सारे प्रॉफिट को वापस इकट्ठा किया जाता है, और निकाला जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये कोई बड़ा कलाकारी नहीं है, इसमें कोई रट्टाफिकेशन का काम नहीं है। अरे प्रॉफिट होने के बाद आपने क्या किया उस प्रॉफिट के साथ? क्या किया? कुछ तो टैक्स दे दिया होगा, कुछ डिविडेंड बांट दिया होगा। इंटरेस्ट और डिवेंचर मत बोलना, वो एक्सपेंस है। प्रॉफिट होने के बाद की बात पूछ रहा हूं। प्रॉफिट होने के बाद आपने क्या किया होगा? या तो इंटरम डिविडेंड बांटा होगा मालिकों को, या फिर आपने क्या किया होगा? प्रपोज डिविडेंड जो लास्ट ईयर प्रपोज किया था वो बांट दिया होगा, या फिर आपने क्या किया होगा? कुछ पैसा टैक्स के लिए निकाल दिया होगा, या फिर आपने क्या किया होगा? कुछ पैसा रिजर्व में डाल दिया होगा। यही सब कुछ आपने किया प्रॉफिट के साथ। और प्रॉफिट के साथ हम जुआ नहीं खेलते। कोई भी मालिक जो है कंपनियों के, प्रॉफिट होने के बाद जुआ खेलने के लिए नहीं जाते कैसीनो के अंदर, यही काम होता है प्रॉफिट के साथ। तो फिर सुनो, एक बार जब प्रॉफिट हुआ और जो कुछ भी आपने प्रॉफिट के साथ किया, जहां जहां भी आपने प्रॉफिट को यूज किया, उस सबको वापस इकट्ठा कर लो और क्या निकालो, यानी जहां जहां आपने बांटा था, माइनस किया था, अब उसे वापस प्लस करते जाओ, और कहां पहुंच जाओगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये वो प्रॉफिट है जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 11th क्लास में निकाला था, ये वो प्रॉफिट है, ठीक है। इसके अंदर हम लिखते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर। तो सुनो मेरी बात, बताओ ना यहाँ करंट ईयर कौन सा है? 2018। तो फिर ये वाला 7th लैग जो है, ये तो इस वर्किंग नोट में चला जाएगा, वर्किंग नोट में प्लस हो जाएगा, वर्किंग नोट में ये वाला प्लस हो जाएगा, यहां लिखा जाएगा 7 लाख, ठीक है जी। ये वर्किंग नोट में प्लस हो जाएगा। सर इस 5 लाख का क्या होगा? इस 5 लाख, ये वाला 5 लाख जब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हो तो सबसे लास्ट आइटम जहां लिखा था, याद है आपको? याद करो, ये वाली लाइन याद करो, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस टैक्स पेड। फिर आया था नेट कैश फ्रॉम और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये टैक्स पेड की जगह पे आ जाएगा 5 लाख। आई बात समझ में?
ये 5 लाख यहाँ लिखा जाएगा टैक्स पेड के सामने। कौन सा वाला 5 लाख? प्रीवियस ईयर का। सुनो सुनो मेरी बात, ये चला गया वर्किंग नोट में। कौन से वर्किंग नोट में? ये वर्किंग नोट जो हम बनाते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला, यहां जाके प्लस हो गया। और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर जाके माइनस हो गया। कहां? टैक्स पेड में। दो जगह पे दो अमाउंट दिए हैं, दोनों का ट्रीटमेंट मैंने बता दिया। तीसरा कुछ नहीं होता इनके साथ, तीसरा कुछ नहीं होता इस फर्स्ट वाले केस में। इस पहले वाले केस में तीसरा कोई काम नहीं होगा। हमें प्रोविजन फॉर टैक्स के दो अमाउंट दिए रहेंगे, जैसा कि क्वेश्चन 15 में आ रहा है। उसका डिफरेंस नहीं निकालना है, डिफरेंस मत निकालने लग जाना। क्या करोगे? जो प्रीवियस ईयर का वो क्या कर दोगे, और जो करंट ईयर का वो करंट ईयर वाला कहां पे ऐड करोगे, और प्रीवियस ईयर कहां माइनस करोगे? इतना ही करोगे। बैलेंस मत निकालना शुरू कर देना। 75 में से 70 माइनस करके 5000, वो वाला काम मत करना। ठीक है जी। अब सुनो, बड़ी बात यह कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। ये जो है ना करंट ईयर का, ये अभी प्रोविजन बनाया है, पे नहीं किया। इट्स अ प्रोविजन टू पे द टैक्स। मालूम है आपको, कुछ चीजें जिंदगी में ऐसी होती हैं जो साल खत्म होने के बाद पे की जाती हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स की बात हम करें, जैसे डिविडेंड की बात हम करें, जैसे टैक्स की बात। जब तक प्रॉफिट नहीं होगा टैक्स कैसे पे करोगे? हमेशा लाइफ में बातें याद रखना। कभी भी बैंक के अंदर आप पैसा डालोगे, बैंक के अंदर कुछ डिपॉजिट करोगे, तो बैंक आपको साथ के साथ ब्याज नहीं देगा, 1 साल के बाद ब्याज देगा, आफ्टर 1 ईयर। आप भी बैंक से जब लोन लोगे तो आपको भी साथ के साथ ब्याज नहीं देना होगा, 1 साल के बाद ब्याज देना होगा, जितना पैसा आप यूज करोगे। आई बात समझ में? बहुत सारी बातें दिमाग में क्लियर करो कि टैक्सेशन भी एक ऐसी चीज है जो हम 1 साल के बाद पे करते हैं। यानी इस साल का टैक्स अगले साल में पे किया जाता है, यानी पिछले साल का टैक्स इस साल में पे किया जाएगा और इस साल वाला अगले साल में। टैक्सेशन हमेशा फ्यूचर में पे की जाती है, प्रेजेंट में पे नहीं की जाती, फ्यूचर में पे की जाती है। जब हम कंपनी के साल की बात करते हैं तो सोच के देखो, पूरा साल हमने काम किया, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक अकाउंट्स को मेंटेन किया, पूरे अकाउंट्स प्रॉपर बनाए, कंपनी ने सेल्स की, परचेज की, बला 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 बहुत सारे काम किए, लास्ट में प्रॉफिट निकल के आया। साल तो खत्म हो गया ना, तभी प्रॉफिट निकल के आएगा जब साल खत्म होगा। 5 साल का आखिरी दिन है, बैलेंस शीट बन गई, प्रॉफिट हाथ में आ गया, साल तो बंद हो गया। मतलब बिजनेस बंद नहीं हुआ, साल तो बंद हो गया ना। फिर ही तो पता लगा टैक्स कितना देना है। तो टैक्स कब दे रहे हो? अगले वाले साल में। कौन से साल का दे रहे हो? पिछले वाले साल। बात को समझना। इसीलिए ये जो प्रोविजन है ना करंट ईयर में, ये हमने अगले साल जाके पे करना है, इसलिए वापस प्लस कर दिया। ठीक है। और ये जो प्रीवियस ईयर का था ना, प्रीवियस ईयर का, ये हिस्सा हमें पे करना था, हमने पे कर दिया। आप समझे मेरी बात? पिछले साल का टैक्स इस साल में पे किया जाता है और इस साल का टैक्स अगले साल में पे किया जाएगा। ये हमेशा टैक्सेशन में ऐसे ही चलता है। पिछले साल वाला टैक्स इस साल में पे करते हैं और इस साल वाला अगले साल में पे करते हैं। ठीक है। इसीलिए ये जो प्रीवियस ईयर में लिखा था इसको पे कर दिया। दिस इज पेड, टैक्स पेड, एंड दिस वन वाज जस्ट अ प्रोविजन। तो हमने क्या किया? वापस प्लस कर दिया। अभी तक पे नहीं किया था, ये प्रोविजन बनाया है अगले साल के लिए। आई बात समझ में? हो गया क्लियर? ये पहला केस क्लियर है। और सेकंड केस करते हैं, आ जाओ सेकंड केस करते हैं। इसका दूसरा केस ये लिख लेना आप ऐसे सेम। सेकंड केस नंबर 2 करते हैं। ये सारी बातें जो है ना लाइव क्लास में नहीं हो सकती। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं हो भी सकते कि नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं हो सकता। मतलब वो फोन वाली क्लास में इतना खुलकर नहीं समझाया जा सकता। फोन वाली क्लास में समझा सकता है, मुझे ऐसा लगता नहीं समझा सकता। वीडियो क्लास में फ्री समझा सकते हैं, पर फोन वाली क्लास में, वो लाइव क्लास के अंदर तो आवाज नहीं आ रही, टक 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 हो रही, पता क्या ड्रामेबाजी चलती रहती। कोई कल बोली, कल 11th क्लास की क्लास लग रही थी, पता नहीं किसी का माइक ऑन था, तो बोल रहा है यार ये लगती तो नहीं क्लास, क्या ये बेवकूफी है यार। उसके डैडी बोल रहे हैं, बच्ची को बोल रहे हैं, किसी मैंने देखा नहीं किसको बोल रहे थे, पर बोल रहे थे यार क्या बेवकूफी है। तो लो एक और लेते हैं एग्जाम्पल, आ जाओ। केस नंबर 2 लेते हैं। सेम ऐसे दिया हुआ है, लो ये केस है। ठीक है जी, ये वाला केस है आपके साथ। 2017 है 3.5 लाख, 2018 है 6 लाख। ठीक है, ये 2 चीजें हैं आपके पास।
यहाँ दिया प्रोविजन फॉर टैक्स, और अब एक इंफॉर्मेशन गिवन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन आएगा क्वेश्चन आगे। ये मत कहना सारा फालतू में करवा रहे, आगे जाके आने वाला है, इसलिए आज ही करवा देता हूँ ताकि आप जितने चाहो सारे क्वेश्चन कर सको। यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है और क्या बोलता है, टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द ईयर इज रुपीज 3,10,000। लो, इस बार उसने एक नई एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी और लिखा टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द ईयर इज रुपीज 3,10,000। ठीक है, थोड़ा देखते रहना, जब गेट खुले शायद हमें भागना पड़े तो यहाँ से गेट खोल के भाग जाएंगे। ये भी जगह है मालूम है, यहाँ से खुल जाता है ये, वो उसको ऐसा सीधा करो खुल जाता है। कल मैंने यहीं से खोल के वो स्टूल निकाला बाहर, अंदर और भी स्टूल्स और चेयर्स पड़ी है। रूम्स है अंदर, रूम है बहुत सारे, 3-4 रूम है इस तरफ को साथ। क्यों छुपेंगे, हम छुपेंगे क्यों? अच्छा आ जाओ, लो सुनो मेरी बात, आ जाओ। अच्छा आ जाओ, पता क्या है, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, आ जाओ इधर आ जाओ। ये देखो, ये देखो क्या दिया है, टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 3। पहले समझो बात क्या है, सुनो। एक बात तो क्लियर है, ये हमने प्रोविजन बनाया करंट ईयर का, ये था लास्ट ईयर का, लेकिन इतना पे नहीं किया, इतना पे किया। भाई जब ऐसा केस आ जाए, ऐसा वाला केस आ जाए, तो चुपचाप से कोई भी फिगर कहीं पे ऐड नहीं करनी। ऐसा केस आपके सामने क्वेश्चन में है, आप जहां क्वेश्चन पे खड़े हो यहां खड़े हो, एक दिया हुआ प्रोविजन फॉर टैक्स और नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा है, ठीक है, टैक्सेस पेड। तो ऐसा वाला केस आए तो एक छोटा सा अकाउंट बनाना पड़ेगा। वी हैव टू प्रिपेयर अ स्मॉल अकाउंट, और उस अकाउंट का नाम होगा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। ठीक है, आ जाओ मेरे साथ बनाओ, आप मेरे साथ एक छोटा सा अकाउंट बनाओ, लेजर अकाउंट, बहुत छोटा सा, बस यहाँ एक कॉलम ऐसे बना लो और यहाँ एक कॉलम ऐसे बनाओ और लिखो प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है जी, सुनो सुनो इधर, एक छोटा सा अकाउंट बनाओ ऐसा और लिखो प्रोविजन फॉर टैक्स। लिख लिया आप लोगों ने? फाइन। अब सुनो इधर गौर से, इसके बाद क्या करना है मालूम है आपको? कोई भी ऐसा आइटम, दुनिया जहान का कोई भी ऐसा आइटम जिसको लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है, उसका बैलेंस कहां से स्टार्ट होता है, ये बात याद रखो। और कोई भी प्रोविजन हो, रिजर्व हो, हम कहां दिखाते हैं, लायबिलिटी साइड में। तो इसका बैलेंस कहां से स्टार्ट होगा, देखो बाय बैलेंस बीडी कितना है बताओ, और यहां लिखो, एक ऊपर नहीं लिखना, यहां लिखना टू बैलेंस सीडी कितना है। समझ आ गई? कुछ नहीं किया मैंने यार, ओपनिंग बैलेंस यहां डाला, क्लोजिंग बैलेंस यहां डाला। ऐसा ही होता है, कोई भी ऐसा अकाउंट जो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आए, कोई प्रोविजन हो, रिजर्व हो, लायबिलिटी हो, कैपिटल हो, उनका सबका बैलेंस यहां से स्टार्ट होगा और यहां पे एंड होगा, हमेशा हमेशा। ठीक है, ये ऐसा ही होगा। यहां से स्टार्ट किया बीडी और यहां आया सीड, खत्म हो गया, बैलेंस गिवन था। अब देखो क्या हुआ, अब नीचे वाली लाइन पढ़ो, टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द ईयर। मुझे बताओ, whenever you pay a liability, liability इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? whenever you pay a liability, आपने पे कर दी तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? डिक्रीज होगी। और लायबिलिटी का डिक्रीज होना डेबिट, यही होता है ना। तो लो, टैक्सेस पे किए, लिखो टू बैंक। कितने पे किए? 3,10,000। ठीक है, कितने पे किए सर, कहां से लाए फिगर? आप नीचे गिवन है भाई, एडिशनल में गिवन है, हो गया। अब बैलेंसिंग करो इसकी, फटाफट बैलेंसिंग करो। ये कितना आया, इसको भी करो 9,10,000। बोलो यहां कितना निकल के आया, जरा निकालो तो फटाफट, यहां कितना आया? अब ये जो निकल के आया ना, ये मालूम है क्या है? इसके आगे लिखो प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर करंट ईयर। क्या निकल के आया? प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर
करंट ईयर। और ये मालूम है क्या होगा, ये मालूम क्या हो जाएगा, ये वाली फिगर जो है, ये फिगर अब वर्किंग नोट के अंदर जाके क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और ये वाली फिगर जो है, ये मालूम है क्या होगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर जाके लेस हो जाएगी। जहां टैक्स पेड लिखा था वहां पे माइनस हो जाएगी। अरे सुनो, मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं समझा रहा हूं, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, दे आर वेरी स्मॉल थिंग्स, ये बहुत छोटी हैं। ये क्वेश्चन में कब आएंगी और कब निकल जाएंगी पता नहीं चलता, लेकिन क्वेश्चन को फंसा देती हैं। इसीलिए मैं आपको पहले से अलर्ट कर रहा हूं, ऐसा होगा आपके साथ। ऐसा प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा रहेगा और नीचे दिया होगा टैक्स पेड। क्या लिखा होगा, टैक्स पेड। इस पेड को अंडरलाइन करो आप, ये जो पेड वर्ड है ना, पेड, इसको अंडरलाइन करो। टैक्स पेड दिया रहेगा, पेड, कितना हमने पे किया तो यहाँ पे आएगा। फिर जो यहाँ बैलेंस निकल के आया ना, वो बैलेंस बीडीसीडी नहीं आएगा, बीडीसीडी ऑलरेडी हो चुका। ये क्या निकल के आएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर करंट ईयर। तो सुनो ना, ये कहाँ जाएगा 5,60,000, मालूम है आपको कहाँ जाएगा, ये 5,60,000 यहाँ जाएगा, इस वाले वर्किंग नोट पे जाएगा, इस वाले वर्किंग नोट पे। और ये वाला कहाँ जाएगा मालूम है, वो जहां आपने लिखा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट को निकालते हुए एक्टिविटी में, नीचे सबसे नीचे क्या लिखा था, टैक्स पेड, वहां जाएगा। आगे बात समझ क्लियर हो गया, क्लियर है। बस एक केस और है, हो गया क्लियर। चलो एक और केस करते हैं, आ जाओ। और क्या हो सकता है, नहीं होगा तो दोबारा करेंगे, प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे बता देना जहां समझना है। आ जाओ, ये लो, ये केस 3 करते हैं। बहुत सिंपल चीजें हैं, दे वेरी स्मॉल थिंग्स। अगर आप इनको उसमें लोगे मुश्किल में तो मुश्किल लगेंगी, लेकिन है बहुत सिंपल। फिर ऐसा दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स, और यहां दिया है 2017 7 लाख। सर ये हर बार आप उस तरफ लिख रहे हो, अगर इस तरफ हुआ तो इस तरफ लिख लेते हैं इस बार, ताकि आप घबरा ना जाओ। ऐसा कर लो 2018 9 लाख और 2017 7 लाख, ऐसा दिया हुआ, कोई बात नहीं, कैसा भी दे सकता है ना, ऐसा दिया हुआ। और नीचे क्या लिखा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर यहां लिखता है टैक्सेस मेड ड्यूरिंग द ईयर इज ₹8,50,000। अच्छा सुनो, पता है ये अपने आप में कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाता है, उसको मेड को पेड, ठीक है। पहले क्या लिखा था, पेड, अब क्या लिखा है, मेड। फिर वही कहानी, हमें कहानी क्या करनी है, हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। और कौन सा अकाउंट बनेगा, आ जाओ बनाओ आप भी। लो जी अकाउंट बनाओ। और मैंने सुनो मेरी बात, दुनिया जान की कोई भी लायबिलिटी, दुनिया जान की कैपिटल, कोई भी इनकम, आपको मालूम है बैलेंस कहां से स्टार्ट होता है, क्रेडिट साइड, यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं ताकि आप गलती ना कर जाओ। ये लो, यहां लिखो बाय बैलेंस बीडी, और साथ के साथ यहां लिख देना टू बैलेंस सीडी, ठीक है। बीडी कितना बोलो, और सीडी कसम से मैंने जिंदगी में कुछ चोरी नहीं की, ये पहली बार है लाइफ के अंदर मुझे कोई काम चोरी करना पड़ा। मैंने जब भी जिंदगी जी है, जब भी जिंदगी मैंने जी ना, खुल के जिए, खुल के। मुझे कभी भी आंखें नीचे करके जीने नहीं पड़ा। मैंने कोई गलत काम लाइफ में अपने किया ही नहीं। मुझे किसी के आगे नीचे मुड़ के कभी चलना नहीं पड़ा, चाहे वो नौकरी की हो इतने साल। कभी जिंदगी के अंदर एक पैसा, एक रुपया भी है ना, एक शिलिंग भी कभी अपनी मर्जी का, जो अपनी उसका नहीं है, मेहनत का नहीं है, उठा के घर लेके मैं नहीं गया। सारी कंपनी के अंदर ऐसे करके चलता था मैं। मुझे मालूम था मैं चोरी नहीं करता। जो चोरी करते हैं ना वो डरे हुए रहते हैं, उनके दिल में एक डर रहता है। और अभी देखो आप लोगों को पढ़ाने के लिए चोरी कर रहे हैं, मैं चोरी करनी पड़ रही है।
डर है ना दिल में, पता नहीं कौन गेट पे आ जाएगा, वो माइंड उसको कंसंट्रेशन नहीं बनती है ना, ये खौफ है, बिना बात का खौफ है, कोरोना का खौफ। आ जाओ, ये लो इधर, हेलो, ये खुशी खुशी आप खुशी खुशी पढ़ो, छोड़ दो इधर। ये देखो 7 लाख ओपनिंग बैलेंस दिया था, 9 लाख क्लोजिंग दिया था, और सुनो क्या लिखा है इधर देखो, बोलता है टैक्स मेड। जब टैक्स मेड है तो मतलब वी हैव मेड अ प्रोविजन। इसका मतलब ये है कि यहां ऑलरेडी दिया है बाय प्रोविजन फॉर टैक्स, मालूम है कितना, करंट ईयर का, और वो कितना दिया मालूम, 8,50,000। इसको बैलेंस कर लो आप, अब आप इसको बैलेंस करो, कितना हो गया, ये हो गया 15,50,000, ये भी आया 15,50,000, और ये कितना निकल के आया, मालूम है क्या फिगर आई, ये आई टू बैंक, यानी टैक्स पेड। अब सुनो मेरी बात, इस बार आपने ये फिगर निकाली, पिछली बार वो फिगर निकाली थी, लेकिन ऑल इन ऑल ये मालूम है कहाँ जाएगा, ये वर्किंग नोट के अंदर क्या हो जाएगा, और ये आई बात समझ, ये वाली फिगर जो है 8.5 लाख, ये यहां चली जाएगी, और ये जो फिगर है ये वो जहां आप लिखते हो टैक्स पेड, नीचे जाके ऑपरेटिंग, वहां माइनस हो जाएगा। आई बात समझ में? अरे सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात गौर से, एक बार फिर बताता हूं, टैक्स पेड और टैक्स मेड फंस मत जाना, इसमें फंस मत जाना। ये कभी कभी ऐसा होता है कि 6 नंबर का क्वेश्चन आता ही नहीं, आता ही नहीं। एक क्वेश्चन ये आ जाता है 2 नंबर का टैक्स मेड का, 2 नंबर का टैक्स पेड का, और 2 नंबर का डेप्रिसिएशन का, वो 6 नंबर का क्वेश्चन बनता ही नहीं। इसलिए ये करना जरूरी है, ये टैक्स मेड और टैक्स पेड में फंस मत जाना। अगर पेड है, मेड है, याद दिया, ठीक है, मेड है तो ये और पेड है तो ये। पेड मैंने हमने लायबिलिटी पे की, रेक्टिफिकेशन मत करना कौन सा कहां जाएगा, लायबिलिटी हमने क्या की, पे की, और लायबिलिटी का पे करना मेड की, मैंने हमने और लायबिलिटी बनाई, लायबिलिटी का पढ़ना। आप फंसना मत बिना बात के, रेक्टिफिकेशन मत करना, अरे वो मेड में सर ने पता नहीं कहां लिखा था कहां जाएगा, ये वाली याद मत करना बात। आप ये समझना लायबिलिटी बढ़ी या घटी, टैक्स मेड यानी हमने लायबिलिटी और बनाई तो फिर कहां जाएगा, रेट में। टैक्स पेड यानी लायबिलिटी घटी तो कहां जाएगा, ये बात याद रखो। अब ये मत कहना कि सर ने कहां कहां लिखा था, वो रेक्टिफिकेशन नहीं करना, आप समझ के बात को करो। बस ये 3 केस, एक केस और है लेकिन वो केस आपके क्लास में नहीं है, फिर भी करवा देता हूँ, बाई चांस में किस्मत खराब हो तो लो, बोलो करवाओ कि ना करवाओ, बाई चांस की किस्मत खराब, वैसे होने नहीं चाहिए इस बार। पता क्या है यार, मैं सोच रहा हूँ आप बिना बात की केस है लास्ट वाला केस 4, अगर बाई चांस आपकी किताब में आया ना ये केस, फिर हम करवा देंगे, बिना बात के कंफ्यूज क्यों करें आपको, है ना। छोड़ देते हैं ये केस 4 को भी, मैं केस 4 लिखा हुआ है, पूरा केस है लेकिन अभी छोड़ देते, लॉस वाला केस है, बाई चांस ऐसा, वैसे क्या है नहीं आपकी बुक में कहीं, ठीक है, आपकी बुक में कहीं है, देखनी पड़ती भाई। चलो आ जाओ, लो सुनो मेरी बात, ये मैंने आपको आज 2 बड़ी बातें करवाई, एक तो केसेस रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा केसेस रिलेटेड टू प्रोविजन फॉर टैक्स। फिर कल मैं आपको करवा दूंगा, अगर आपने 18 तक क्वेश्चंस कर लिए तो मैं आपको कराऊंगा केसेस रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन, तीसरी सबसे बड़ी बात, और चौथी केसेस रिलेटेड टू प्रपोज डिविडेंड, वो वाली बात, ठीक है। 4-5, फिर केसेस रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इनफैक्ट वो तो भी कराना पड़ेगा, आज वो भी करा देता हूं, तो लिख लो फटाफट, आज ये कर ले, केसेस रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, तो भी करना पड़ेगा। ये अभी कर लेते हैं, आ जाओ, ये भी करना पड़ेगा तो आप कर नहीं पाओगे, 5 मिनट है, हम इसको कर लेते हैं, आ जाओ फटाफट जल्दी से। 2 या 3 है, ये देखो आपकी बुक में दिया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 देखो आप, सुनो इधर, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास, नोट्स टू अकाउंट्स है, नोट्स टू अकाउंट्स में लिखा है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, उसमें दिया है 9% डिवेंचर्स, और वहां दिया है 2018 एंड 2017। लो हम भी यही इसी केस को करते हैं, इसी केस पे केस बनाते हैं, ये ऐसे दिया हुआ है 9% डिवेंचर्स। ये डिवेंचर्स होते हैं, डिवेंचर्स ये एक लोन होता है,
When company take the loan from the general public, it's called debentures. When the company take the loan from the bank, it's called bank loan. ठीक है, ये लोन सर्टिफिकेट है. डिवेंचर इज ए लोन जिसपे इंटरेस्ट दिया जाता है, और जो भी डिवेंचर्स लिए जाते हैं, लोगों को डिवेंचर इशू करते हैं, लोगों से पैसा लेते हैं, उसके आगे उसकी परसेंटेज देखी होती है. दिस इज द इंटरेस्ट रेट. घबराने वाली बात नहीं होती. 9% का मतलब है यू आर गिविंग मी 1 लाख, आई विल गिव यू 9% इंटरेस्ट. समझे आप मेरी बात? ये 9% उसका इंटरेस्ट रेट होता है. इसे डिवेंचर को पढ़ते कैसे? इसको पढ़ने का स्टाइल है 9% डिवेंचर्स. सारे 9% नहीं होते. एक कंपनी अलग अलग लोगों से अलग अलग परसेंटेज में लोन ले सकती है. आप कंपनी को 2 लाख रुपया दे रहे हो, गरीब हो, कंपनी भी गरीब है, 2 लाख पे क्या मिलेगा? 6%. ये सामने बैठी है 10 करोड़ दे रही है, इसको क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा ना. आई मीन डिफरेंट रेट हो सकते हैं. एक ही कंपनी अलग अलग डिवेंचर्स अलग अलग रेट पे इशू कर सकती है, लेकिन जो भी रेट पे इशू करेगी उसको यहाँ लिखना होगा 9%, 15%, 18%, 20%, कुछ भी हो सकता है. तो ये 9% का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट विच अ कंपनी इज गोइंग टू पे ऑन दिस डिवेंचर्स. डिवेंचर्स क्या होते हैं? इट्स अ लोन सर्टिफिकेट, लोन टेकन बाय द कंपनी फ्रॉम द जनरल पब्लिक. मतलब खुल के भीख मांगना, ये वाली कहानी है. सर यहाँ मांगना, ऐसे कह लो, सर यहाँ भीख मांगना. ठीक है, ये वाली कहानी है जिसे कहते हैं सर यहाँ भीख मांगना. एक तो होता है कि बैंक में गए आप, सिर्फ बैंक वालों को पता है और आपको पता है, अब सबको पता है कि आपने लिए. ठीक है, सीधी सी बात है, ये वाली भीख है. तो 9% डिवेंचर्स दिया हुआ है, आपके सामने दिया हुआ, और यहाँ दिया हुआ 2 साल. कौन सा साल पहले दिया वही लेंगे जैसा है. ये लो, ये रहा 31 मार्च 2018. अब समझना, ये भी बड़ी खतरनाक बात है, इसको समझना, रट्टा नहीं मारना. यहाँ कितना है? 1.5 लाख. लो, ये केस है. ठीक है, सुनो, ये दिया हुआ है आपके सामने, और इसके नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर नो अदर इंफॉर्मेशन. ये फर्स्ट केस है, केस नंबर 1. इसमें तो है इन्फॉर्मेशन, लेकिन हम ऐसा मान के चलते हैं कि पहले वाले केस में इन्फॉर्मेशन नहीं है, इस वाले में तो है. अब सुनो मेरी बात, इधर देखो, सुनो गौर से देखो इधर. बस छोड़ो लिखना बाद में, इधर देख लो आप, जो काम की बात सुन लो, टाइम हो चला. ये देखो, कंपनी के पास जब पिछला साल बंद किया तो लोगों के कितने पैसे देने थे? 1 लाख. अब ये वाला साल बंद किया तो कितने देने हैं? 1.5 लाख. ठीक है, सुनो मेरी बात, इसका मतलब कंपनी में पैसा आया, कंपनी ने और डिवेंचर्स इशू किए, ये बात तो क्लियर है. यानी पिछले साल कंपनी का बैलेंस था 1 लाख जो लोगों से लोन ले रखा था, इस साल बढ़ के हो गया 1.5 लाख, यानी 50,000 कंपनी ने और डिवेंचर्स इशू किए. ये बात तो सच है. अगर कंपनी ने और डिवेंचर्स इशू किए तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जब आप लिखते हो तो लिखोगे इशू ऑफ डिवेंचर्स 50,000 प्लस 2, तब समझेंगे ये बात को जब वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाएंगे. लेकिन अभी तो बात आ रही है इंटरेस्ट और डिवेंचर्स निकालने की. जब कभी भी आप किसी से पैसा लेते हो, मुफ्त में कोई पैसा नहीं देगा, ये बात तो सच है. चाहे आप बैंक से ले लो, चाहे लोगों से ले लो, उस पर इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा. वी हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन द मनी बोरोड, ये तो बात सच है. ठीक है, अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि हमारे 31 तारीख को डिवेंचर्स 1 लाख के थे. फाइन, आज 31 मार्च इस साल के एंड पे 1.5 लाख के हो गए. ये तो 50,000 के हमने इश्यू किए. तो तुम्हें क्या बैठाएंगे? अंदर आ जाओ, आ जाओ. अच्छा से इनको बैठना पड़ेगा. एक वो दीदी के पास बैठा है, एक वो दीदी के पास. चल जल्दी आओ. एक वो सीट पे खाली पड़ी. अच्छा एक यहाँ बैठ जाओ, एक यहाँ बैठ जाओ, एक वहाँ सीट पे बैठ जाओ. ये 11th क्लास के हैं, इनको साथ में आना पड़ेगा बिकॉज वो चल रही है ना इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये हरियाणा बोर्ड वाले हैं, उसमें भूख लगी है. तो लो इधर सुनो मेरी बात, इधर आओ, इधर आ जाओ वापस. सुनो मेरी बात, प्रॉब्लम ये है ऐसे वाले केस में हमें ये नहीं मालूम कि हमने जो एक्स्ट्रा डिवेंचर्स पे किए, जो इशू किए एक्स्ट्रा डिवेंचर्स, वो कौन सी तारीख को इशू किए. अगर हमने डिवेंचर्स इसी तारीख को इशू किए, इसी तारीख को यानी इसके अगले तारीख को 1 तारीख को, तो फिर हमें कितने पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 1,50,000 पे. अगर हमने ये एक्स्ट्रा 50,000 इस तारीख में इशू किए तो हमें कितने पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 1 लाख पे. जितना पैसा आप लोगों का यूज करोगे, जितने टाइम के लिए यूज करोगे, उतने ही टाइम का इंटरेस्ट देना पड़ेगा. मान लो इस वाले केस में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस ये कंफर्म है कि कंपनी ने डिवेंचर्स इशू किए हैं, और ज्यादा इशू किए हैं, और ज्यादा लोगों से पैसा लिया है, लेकिन कब लिया है ये नहीं मालूम. ये पैसा कब लिया ये नहीं मालूम, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. तो ऐसे वाले केस में आप एज्यूम कर सकते हो
इट विल वर्क ऑन योर एजम्पशन। दोनों आंसर ठीक होंगे जो भी आप एज्यूम करोगे। फाइन, लो हम इसको दो केस में बांटते हैं। पहले मैं एज्यूम करता हूं एज अ शिवानी, ये शिवानी एज्यूम कर रही है और यहाँ पे धृति एज्यूम कर रही है। अलग बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, दो बातें एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, और दोनों आंसर ठीक होंगे। शिवानी ने एज्यूम किया दैट वी इशू डिबेंचर्स ऑन 1 अप्रैल 2017, ये शिवानी ने एज्यूम किया, राइट। और धृति ने कहा वी हैव इशूड डिबेंचर्स ऑन 31 मार्च 2018। अलग अलग एजम्पशन है। शिवानी के एजम्पशन ये है कि जो हमने डिबेंचर्स इशू किए वो हमने इसी के अगले दिन इशू कर दिए, अगले ही दिन। और धृति ने माना कि ना, हमने इस तारीख में जाके इशू किए। तो मुझे बताओ पूरा साल इस वाले केस में पूरा साल आपने कितना पैसा यूज किया? 1 लाख या 1.5 लाख? 1 मिनट आराम से सोचना। इस वाले केस में हमने पूरा साल कितना पैसा यूज किया लोगों का? 1 लाख या 1.5 लाख? 1 लाख। कौन कौन बोलता है 1 लाख? 1 लाख कौन कौन बोलता है? 1 लाख। फिर दोबारा से रिपीट करता हूँ क्वेश्चन, सुनो मेरी बात, थोड़ा सा है टिपिकल लेकिन समझना तो पड़ेगा। इधर देखो, सुनो इधर। इस तारीख को हमारे पास 1 लाख के डिबेंचर हमने इशू किए, इस तारीख तक बढ़ के 1.5 लाख हो गए। एक बात तो कंफर्म है, वी हैव इशूड मोर डिबेंचर्स, फाइन। लेकिन प्रॉब्लम ये है देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन गिवन। इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। हमने कहा जब कुछ गिवन ही नहीं तो एजम्पशन, वी हैव टू एज्यूम। हमने एज्यूम किया दो बच्चों के हिसाब से, अलग अलग माइंड, शिवानी का माइंड और धृति का माइंड। शिवानी ने एज्यूम किया वी इशूड डिबेंचर्स ऑन 1 अप्रैल 2017, ठीक इसके अगला दिन, ठीक है, अगला दिन, नेक्स्ट डे, साल के पिछले साल के अगला दिन, जब साल शुरू हुआ, ये साल शुरू हुआ ना यहाँ से सीधा, ठीक है। ये तो हम लोगों का ऑलरेडी यूज कर ही रहे थे, ये तो हम यूज कर ही रहे हैं, लोगों का पैसा है, इस पे तो इंटरेस्ट देना ही है, इसकी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अब हम 1 लाख पे इंटरेस्ट दें या 1.5 लाख पे इंटरेस्ट दें। हमने लोगों का कितना पैसा यूज किया? 1 लाख या 1.5 लाख? पूरे साल शिवानी के हिसाब से हमने लोगों का कितना पैसा यूज किया? 1 लाख या 1.5 लाख? 1.5 लाख कौन कौन बोलता है? जो 1.5 लाख के साथ खड़े हैं वो हाथ ऊपर करो, थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा ज्यादा ऊपर करो, थोड़ा ऊपर करो। 1.5 लाख के साथ बहुत कम बच्चे, और बाकी सब 1 लाख के साथ हो, बाकी सब 1 लाख के साथ हो, किसी के भी साथ नहीं। सुनो देखो इधर, मैं समझाता हूँ आप, इधर देखो। वो बोलता है कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। पहला केस है शिवानी का, हमने एज्यूम किया दैट वी इशूड डिबेंचर्स। हमने क्या एज्यूम किया? वी हैव इशूड डिबेंचर्स ऑन 1 अप्रैल। 1 लाख की बात प्रॉब्लम नहीं है, 1 लाख पे तो इंटरेस्ट देना ही देना पड़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम है कि डिबेंचर्स बढ़ गए हैं। पहले 1 लाख थे, अब 1.5 लाख हो गए। ये जो 50,000 बढ़ गए ना, ये हमने कब इशू किए? तो आपने कहा सर 1 अप्रैल को इशू किए। अगर हमने 1 अप्रैल को इशू कर दिए तो हमने लोगों का पूरे साल कितना पैसा यूज किया? 1.5 लाख। हमने 1.5 लाख यूज किया। हमने लोगों का कितना पैसा यूज किया? यानी हम 1.5 लाख के ऊपर 9% के हिसाब से इंटरेस्ट निकालेंगे। आई बात समझ? अब बात इसको भूल जाओ और हम धृति की बात करते हैं। ये देखो इसकी बात, ये इसकी अपनी सोच है, देखो इसकी भी सोच है। ये कहती है नो, एज्यूम कर रही है ना, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। वी हैव इशूड डिबेंचर्स ऑन 31 मार्च 2018। कौन से डिबेंचर्स? जो बड़े हुए, जो बढ़ गए। अगर हमने 31 मार्च को इशू किए तो मुझे बताओ पूरा साल हमने कितना पैसा यूज किया? 1 लाख या 1.5 लाख? क्योंकि 50 कब इशू किए? 31 मार्च को, लास्ट डेट में। इसका मतलब अब जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो करेंगे 1 लाख के ऊपर 9%। आप समझे मेरी बात? ये मेरी बात सुनो, मेरी बात। ये सबसे टिपिकल केस है वेयर देयर इज नो इन्फॉर्मेशन। अगर इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन के अंदर तो प्रॉब्लम नहीं है, जैसा कि आपके 14th क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन है, क्लियर कट बोला गया। एडिशनल डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2017। देख रहे हो आप, 14th क्वेश्चन में आपके पास इन्फॉर्मेशन है।
देख रहे हो 14 क्वेश्चन में आपके पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर इंफॉर्मेशन नहीं है। देखो आप 15 को देखो, 15 क्वेश्चन में बोला डिवेंचर्स जो है वो 2 लाख से बढ़ के 2.5 लाख हो गए 15 क्वेश्चन में, और सामने नहीं बताया तो उसने नीचे एक नोट लिखा है, एक नीचे नोट लिखा है। क्या लिख रहा है? इट हैज बीन एज्यूम दैट द न्यू डिवेंचर्स हैव बीन इश्यूड ऑन 31 मार्च 2018। सुने आप मेरी बात? इसका मतलब वो दीदी को मान के चल रहा है, ये वाला केस है। आप देखें, लेकिन सर अगर हम इसको मान के चलते तो तब भी आंसर ठीक होता। 100% आंसर ठीक आएगा, 100%। आपको नीचे लिखना पड़ेगा that we have assumed that the additional debentures have been issued on, पक्का लिखना पड़ेगा। आप बुक के साथ आंसर बनाने के चक्कर में हर बार इसको एज्यूम मत करना। आप ये भी एज्यूम कर सकते हो, कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। अगर डेट गिवन नहीं है, if the date is not given, if the date is not given, you can either assume this date or you can either assume this one. There is no problem. दोनों में आंसर ठीक माना जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको एज्यूम करोगे कि हमने 1 तारीख को यूज किया एडिशनल डिवेंचर्स, तो फिर 1.5 लाख के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। अगर आप एज्यूम करोगे दैट वी हैव इशूड ऑन 31 मार्च, तो फिर 1 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा। जितना पैसा आपने लोगों का यूज किया, डिवेंचर्स क्या होते हैं? लोन, लोगों का पैसा। जितना पैसा आपने लोगों का यूज किया उतने पे ही इंटरेस्ट दिया जाएगा। 1 लाख तो आप यूज कर रहे हो, ये तो कंफर्म है, लेकिन जो एडिशनल 50,000 है वो कब से यूज करना स्टार्ट किया? इस तारीख से, तो फिर 1.5 लाख पे दे दो। इस तारीख को इश्यू किए तो फिर 1 लाख पे दे दो। आप समझे मेरी बात? थोड़ी सी मैं यहीं पे छोड़ता हूँ, आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करना, क्योंकि अगले 2 केस थोड़े टिपिकल रहेंगे, फिर इसके आगे चलेंगे। कल इसी केस को दोबारा स्टार्ट करेंगे, केस रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, ठीक है जी। फिर इसको खत्म करने के बाद 14, 15, 16, 17, 18 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, ठीक है। चलो जी।